आज आपको एक फिल्म दिखाते हैं। हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को अक्सर बोरिंग लोग कहा जाता है। इनकी जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। और खास तौर से फिल्मी दुनिया वाले लोग तो बहुत आरोप लगाते हैं कि इनकी जिंदगी एकदम बोझिल, डिबेट, जानकारी, नेतागिरी बस इसी में रहती है। फिल्में देखिए क्या एंटरटेनमेंट मिलता है। तो आज हम आपको एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी सुनाने आए हैं ना, किसी भी एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस वाली मूवी से अगर 1% कम एंटरटेनमेंट मिला इस मूवी में तो बताइएगा आप, बशर्ते पूरी फिल्म देखिएगा। फिल्म में जो बढ़िया वाली होती है, जो क्लाइमेक्स सीन होता है ना, वो पहले लगा देते हैं। याद करिए 90 के दशक वाली फिल्में पहले 1-2 मिनट की क्लिपिंग जोड़ते हैं कि विलेन आया और उसने एक फलाने आदमी की हत्या कर दी, और फिर पूरी 2.5 घंटे की फिल्म इसी पे चला देते हैं कि हत्या कैसे हुई, किसने की, क्यों की, और सब एकदम टकटकी लगाए देखते हैं। तो आइए पहले हम भी अपनी पॉलिटिकल स्टोरी का क्लाइमेक्स आपको दिखा देते हैं। 30 जनवरी 1971 की तारीख थी और एक खबर आती है कि भारत का विमान गंगा हाईजैक हो चुका है। हाईजैक हो गया भाई साहब, वही 1999 वाला हाईजैक, भूल गए? हाईजैक हो गया है, नाम है विमान गंगा, और हाईजैक होके गया कहां है? पाकिस्तान। कश्मीर के नारे लगाते हुए। आइए आज आपको एक फिल्म दिखाते हैं। हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को अक्सर बोरिंग लोग कहा जाता है कि इन लोगों की जिंदगी में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। माने एकदम बोझिल लोग, वही जानकारी, नेतागिरी, डिबेट इसी में पड़े रहते हैं। और खासतौर से फिल्मी दुनिया वाले बहुत कहते हैं कि अरे हमारी फिल्में देखिए कितना एंटरटेनमेंट होता है, क्या आप लोग राजनीति करते रहते हैं। आइए आज आपको एक ऐसी राजनीतिक कहानी सुनाते हैं ना भाई साहब, किसी भी एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस मूवी से अगर 1% कम एंटरटेनमेंट मिला तो बताइएगा, बशर्ते पूरी फिल्म देखिएगा। वो 90 के दशक वाली बढ़िया वाली फिल्में याद करिए, क्या करते हैं उसमें जो क्लाइमेक्स वाला सीन होता है ना 2 मिनट का, वो पहले जोड़ देते हैं कि विलन आया, उसने चाकू मार के एक आदमी की हत्या कर दी, और पूरी 2.5 घंटे की फिल्म भाई साहब इसी मुद्दे पे चला देते हैं कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और सब ऐसे टकटकी लगाए आंख फाड़ के देखते हैं। तो आइए हम भी आपको इस पॉलिटिकल स्टोरी का क्लाइमेक्स दिखाते हैं। क्लाइमेक्स देख के कलेजा मुंह को ना आ जाएगा तो कहिएगा भाई साहब। 30 जनवरी 1971 की तारीख थी और भारत के विमान गंगा की हाईजैकिंग की खबर आती है। माने भारत का विमान हाईजैक हो गया, और हाईजैक होके गया कहां? पाकिस्तान। आजाद कश्मीर का नारा लगाते हुए 2 लड़के, एक के हाथ में बम और एक के हाथ में हैंड ग्रेनेड, लेके हवाई जहाज में घुसे, सीधा कॉकपिट के अंदर गए, और फिर विमान जो श्रीनगर से जम्मू आने वाला था उसे श्रीनगर से उड़वा के रावलपिंडी लेके चली गई। पाकिस्तान में विमान लैंड हो गया। उस विमान में 28 सवारियां थी भाई साहब। पूरे पाकिस्तान में जश्न मन रहे थे, लड्डू बट रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। माने इतना खुश हो रहे थे पाकिस्तान वाले कि ऐसा लग रहा था कि विमान नहीं, भारत पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जीत लिए हैं। विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भाई साहब फोटो खिंचवा रहे थे। बड़े बड़े मंत्री दूर दूर से आ रहे थे, टूरिस्ट स्पॉट हो गया था। अगले दिन उस विमान में पाकिस्तान वालों ने आग लगा दी, धू धू के जला विमान भाई साहब। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और फिर अगले दिन जानते हैं क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला माने फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, जम्मू कश्मीर के बड़े वाले नेता, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दी इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त। इंदिरा गांधी और रा की तारीफों में इतने कसीदे पढ़े शेख अब्दुल्ला ने कि लगा मानो जग जीत लिया हो। अब समझने की कोशिश करिए क्या चक्कर क्या रहा। मतलब भारत का विमान हाईजैक होकर पाकिस्तान पहुंचा, भारत का विमान धू धू के जल गया, पाकिस्तान के लोग खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। शेख अब्दुल्ला लिख रहे हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने आईएसआई को दी इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त। माने मतलब क्या है? तो यही तो होता था ना भाई साहब 90 के दशक वाली फिल्मों का क्लाइमेक्स। एकदम बेचैन हो उठता है आदमी, हुआ क्या, घटना क्या हुई, तभी तो टकटकी लगाए 2 घंटा सिनेमा देखता है। तो अब आप भाई साहब 2 घंटा मत देखिए, 10 मिनट देखिएगा, पूरी फिल्म का मजा मिलेगा। और भारतीय राजनीति का इस अद्भुत प्रसंग से वाकिफ होंगे आप, जो आपकी नजरों से आज तक बचा हुआ है। क्योंकि इस देश के 90% लोग ये कहानी नहीं जानते हैं, क्योंकि ओपनली कभी बताई नहीं जाती है। तो समझिएगा ये कहानी जो शुरू होती है 1966 से। 1966-67 आते आते कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा था। माने नए नए शब्द इजाद किए जा रहे थे भाई साहब। हाईजैकिंग, विमान हाईजैक करना,
हाईजैकिंग उसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुई थी, दुनिया जानती नहीं थी भाई साहब ये हाईजैकिंग क्या मसला है। ये पाकिस्तान वाले हैं हमारे गुरुजी, पूरी दुनिया को बताते हैं हाईजैकिंग क्या होती है। तो हुआ क्या कि 1967-68 आते आते भारतीय कश्मीर के दो लड़के थे, एक मकबूल भट्ट और एक अमानुल्लाह खां। ये सीमा पार करके पाकिस्तान गए और पाकिस्तान वालों ने इन्हें जबरदस्त तरीके से ब्रेन वॉश का शिकार बनाया, आतंकवादी बना दिया। जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ इतना जहर भरा कि दोनों अल फतह नाम के आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए। ये वही मकबूल भट्ट है जो बाद में भारत घुसने की फिराक में जेल में बंद हो गया था, हमेशा के लिए नहीं, ना 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 ना, ये मत सोचिएगा। जेल में सुरंग खोद के भाग गया भाई साहब, गब्बर सिंह हो रखा था ना, लेकिन 1980 में फिर पकड़ा गया था। वो कहानी अलग है, फिर कैसे फांसी वांसी मिली थी वो सब कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस मकबूल भट्ट की इंपॉर्टेंस समझिएगा। ये मकबूल भट्ट नाम का आतंकवादी भारत में घुसा और फिर पाकिस्तान भाग गया, और इसके बाद अल फतह नाम का आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ने तैयार किया। इतना अपडेट तो ले लिए, दिमाग में रखिए। अब दूसरी तरफ आइए, दिल्ली लौटिए। दिल्ली, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी की रुचि पॉलिटिक्स में एकदम नहीं थी, मतलब मां प्रधानमंत्री जरूर थी लेकिन राजनीति का राह नहीं आता था इस आदमी को, और करना भी नहीं चाहता था। अच्छी बात है, जिसको जो आए वही करे। राजीव को फ्लाइट उड़ाने में मजा आता था, खूब एक्सपर्ट आदमी था। तो 1968 में राजीव गांधी को कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने की मंजूरी मिली। दिमाग में रखिए, 1968 में कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने की मंजूरी मिली और राजीव गांधी ने विमान उड़ाना शुरू किया। श्रीनगर से जम्मू आने वाला फ्रॉगजेट विमान, जो भारत का एक बड़ा अच्छा विमान, उन्नत विमान माना जाता था। राजीव गांधी नियमित रूप से श्रीनगर से जम्मू विमान उड़ा के लाते थे। 1968 में एक और बड़ा अपडेट हुआ। इंदिरा गांधी ने एक नई खुफिया एजेंसी बनाई। तब तक हमारे देश में विदेश की खबरें आती ही नहीं थी भाई साहब, दूसरे की खुफिया एजेंसी से हम संपर्क करते रहते थे, अपनी पास थी ही नहीं। इंदिरा गांधी ने अपनी वाली खुफिया एजेंसी बनाई, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नाम भूल गए क्या? और इनके पहले वाले संस्थापक RN काओ दुनिया का अद्भुत जासूस आदमी था भाई साहब। दुनिया के किसी कोने की खबर आप RN काओ से पूछ लेते, उनके पास जवाब होता। RN काओ को बनाया रॉ का चीफ। अब रॉ के चीफ RN काओ कान खड़े, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सुगबुगाहट RN काओ को मिल गई थी। अब काओ कैसे काम करते थे इसका नमूना देखते चलिए, कहानी बढ़ती रहिए, एक कदम समझे। मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान के सहारे भारत में आतंकवाद के पहले 2 किरदार तैयार कर चुका है पाकिस्तान। राजीव गांधी कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने लगे हैं श्रीनगर से जम्मू वाली, और RN काओ रॉ के पहले चीफ बन चुके हैं, भारत की पहली खुफिया एजेंसी किरदार में आ चुकी है। 3 अपडेट दिमाग में लिए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1969 में RN काओ और जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रशासन की मदद लेने के बाद अल फतह के 36 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। RN काओ ने रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सहारे इन 36 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके इंदिरा गांधी की नजर में अपनी एक बहुत अच्छी छवि बना ली, और इन 36 आतंकवादियों के सहारे गजब गजब की खबरें मिली। खबर मिलने के बाद RN काओ को अंदेशा हुआ कि पाकिस्तान किसी बड़े प्लान में है। उनको लगा कि ऐसे बात नहीं बनेगी। RN काओ ने अपना तुरुप का इक्का निकाला, जम्मू कश्मीर से 2 लड़कों को लिया भाई साहब। ये श्रीनगर के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे, एक 17-18 साल का था और एक 19-20 साल का था। एक का नाम था हाशिम कुरैशी और एक का नाम था अशरफ कुरैशी। दोनों भाई भाई थे, और इन दोनों को अपना जासूस बनाया, माने रॉ का एजेंट, डबल एजेंट बनाया भाई साहब, रॉ का भी और BSF का भी, और ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान की सेना में शामिल होके और वहां की तमाम खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करके हमें लाके बता सकते हैं। दोनों ट्रेंड हो गए भाई साहब। कश्मीरियों पे जो सवाल उठाते हैं ना कि मुसलमान होने के नाते वो हिंदुस्तान के देशभक्त नहीं होते, इस कहानी को सुनिएगा तब पता चलता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान जब अपने धर्म पे आता है ना, जब अपने ईमान पे आता है, तो देशभक्ति की वो मिसाल खड़ी करता है कि एक पेट में बम लेके पेंटन टैंक के सामने भिड़ने वाला अब्दुल हमीद बनता है। 2 नली बंदूक से 8-8 पेंटन टैंकों को गिरा के जिसने अमेरिका के गुरूर को चूर किया, वो अब्दुल हमीद बनता है हिंदुस्तानी मुसलमान, समझे। खैर, अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी पे लौटते हैं।
फिर आर्यन काओ के ट्रेन किए हुए ये लड़के सीमा पार कर मकबूल भट्ट और अमानुल्लाह खान से मिले। कश्मीरी आइडेंटिटी जोड़ने के कारण बहुत जल्दी इन दोनों के विश्वास पात्र आदमी बन गए और 6 महीने 1 साल का समय वहां बिताने के बाद अल फतह, ISI ऐसे तमाम संगठनों की खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के बाद भारत लौटे। और लौटने के बाद आर्यन काओ को जो सूचनाएं दी गईं उससे काओ के कान खड़े हो गए, पूरी रॉ हिल गई। इतना बड़ा ऑपरेशन, इतनी बड़ी सूचना, क्या थी ये बात? सुनिए। अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी ने काओ को बताया कि चकलाता के एयरबेस पे उन्हें एक स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई है और इसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें भारत भेजा गया है। यह ऑपरेशन था भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी जिस विमान को श्रीनगर से जम्मू तक उड़ा के लेके आते हैं, उस विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान लाना है। ऑपरेशन की भयावहता समझिए। एक तो भारतीय विमान की हाईजैकिंग और ऊपर से वो विमान जिसको उड़ाने वाला शख्स प्रधानमंत्री का बेटा है। अगर वो विमान हाईजैक हो जाता तो कितनी बड़ी बदनामी होती और उस विमान हाईजैकिंग के सहारे क्या क्या काम कराए जा सकते थे। आप कल्पना करिए, कोई प्रधानमंत्री का बेटा, किसी मंत्री का बेटा बेटी, कोई बड़ा नेता नहीं मौजूद था कंधार हाईजैक में, लेकिन इसके बावजूद पूरी सरकार झुकी थी। तो अगर ये विमान हाईजैक हो जाता तो क्या होता, कल्पना करिएगा। लेकिन शुक्र है आर्यन काओ के खुफिया तंत्र का कि हमें ये सूचना पहले मिल गई। फिर क्या हुआ, काओ ने इन दोनों लड़कों की मुलाकात इंदिरा गांधी से कराई। इंदिरा भी सन्न रह गई, कोई भी होगा तो सन्न ही हो जाएगा भाई, उसके बेटे के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, उसके रहते देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। खैर, इंदिरा ने फिर आर्यन काओ से पर्सनल मुलाकात की और काओ ने इंदिरा को आश्वस्त किया कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ मुझे करने दीजिए, लेकिन मुझे खुली छूट होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने खुली छूट दी। काओ और इंदिरा में गजब की बॉन्डिंग थी। तो खैर, आर्यन काओ ने फिर अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी को दोबारा से ट्रेन करना शुरू किया। अब आप कहेंगे दोबारा काहे की ट्रेनिंग? फर्जी हाईजैकिंग की ट्रेनिंग भाई साहब, उन्होंने तो असली वाली दी थी, अब काओ फर्जी वाली दे रहे थे। उनके लिए लकड़ी के बम, लकड़ी के हैंड ग्रेनेड, माने जो चलते वलते नहीं थे, बस लकड़ी के पॉलिश वॉलिश करके एकदम असली दिखे ऐसा बनवा दिए। और इसके बाद काओ ने उनसे कहा कि उस दिन विमान राजीव गांधी नहीं उड़ा के लेके जाएंगे और विमान भी वो उन्नत किस्म वाला फ्रॉगजेट विमान नहीं होगा, एक सड़ा हुआ जिसे सेवा से बहुत पहले हटा दिया गया है, वो खराब पड़ा फ्रॉगजेट विमान गंगा, वो जाएगा उस दिन श्रीनगर से जम्मू और तुम दोनों को इन्हीं विमान को हाईजैक करके रावलपिंडी लेके जाना है। और फिर आगे कैसे कैसे होता है ये सब मुझे पता है। अशरफ कुरैशी और हाशिम कुरैशी की देशभक्ति को सलाम मेरा, उन दोनों ने क्या वफादारी निभाई है। श्रीनगर से वो विमान 30 जनवरी को उड़ा और बिल्कुल वैसे वैसे जैसे काओ ने उन दोनों को समझाया था, उन दोनों ने कॉकपिट के पास जाके आजाद कश्मीर के नारे लगा के विमान को हाईजैक करा के रावलपिंडी ले जाकर विमान लैंड करा दिया। अच्छा, पाकिस्तान वाले अपने जोन में थे भाई साहब, ये तो सोचे कि हम तो अशरफ और हाशिम को ट्रेन करके भेजे थे, ये लोग विमान हाईजैक करा के लेके चले आए। खुशी से झूम उठे, सीधा प्लेन में घुसे राजीव गांधी से मिलने के लिए। इन दोनों ने कहा आज राजीव गांधी नहीं उड़ा रहे थे प्लेन, मुझे पता नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उस समय तक हाईजैकिंग किसी ने की तो थी नहीं, तो इन लोगों को भी नहीं आइडिया था कि हाईजैकिंग में असली कीमत इंसानों की होती है, विमान की कौन सी कीमत। ये विमान देख के खुश हो रहे थे। बैल बुद्धि कौन समझाए भाई साहब, पहली दफा इजाद की हो, बुद्धि तो लगा लो ना। ये सवारियों को बकायदा उतारी, पूरा एकदम अच्छे से खातिरदारी की गई, 5 स्टार होटल में ठहराया गया। 24 घंटे के बाद जानते हैं उन्हें सीमा पार करा के भारत भी भेज दिए, क्योंकि पता ही नहीं था कि असली कीमत, असली माल तो जनता है विमान थोड़ी। ये विमान को लेके घूम रहे थे भाई साहब, ट्रॉफी हो गई थी वो विमान, पूरे पाकिस्तान में टूरिस्ट प्लेस हो गया था। जो मंत्री आ रहा है फोटो खिंचा के जा रहा है, जो मंत्री आ रहा है फोटो खिंचा के जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पहुंच गए, मेरे नंबर 2 की हैसियत रखने वाला मंत्री पहुंच गया। और फिर एकदम चौड़ में इंदिरा गांधी के सामने 36 आतंकवादियों के रिहाई की मांग रखी। कहा 36 अल फतह के आतंकवादियों को छोड़िए, नहीं तो आपका विमान जला देंगे। इन्हें पता ही नहीं था भाई साहब असली कीमत जनता की थी, वो तो तुम दे चुके हो मूर्ख। और इंदिरा गांधी ने वही किया जो उन्हें करना था, मना कर दिया नहीं देंगे 36 आतंकवादियों को। और ये क्या करते, भड़ास निकालने के लिए अगले दिन विमान में आग लगा दिए।
विमान धू धू के जला, पाकिस्तान के हर अखबार की मेन पेज की हेडलाइन छपी, इंदिरा गांधी के अड़ियल रुख के कारण भारत का विमान धू धू के जला, पाकिस्तान के कब्जे में भारत का विमान, माने जंग जीत रखी हो भाई साहब। लेकिन क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। और अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा, शेख अब्दुल्ला ने लिखा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने आईएसआई को दी इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त। इन्हें समझ में नहीं आया भाई साहब, मूर्ख लोग, समझ में ही नहीं आया इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त। कोई इतनी बड़ी शिकस्त तो थी नहीं है। 6 महीना बाद की बात शेख अब्दुल्ला लिख रहे थे जनाब। अच्छा, आपको भी नहीं समझ में आया इतिहास में सबसे बड़ी शिकस्त? समझिए, इंदिरा गांधी ने अगले ही दिन एक तुरुप का इक्का खेला। तुरुप का इक्का क्या? इंदिरा गांधी ने भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तान के विमान उड़ने पर पाबंदी लगा दी। इंदिरा गांधी दूर की देख रही थी, तब तक पाकिस्तान वाले ना अत्याचार शुरू कर दिए थे बांग्लादेश में। इंदिरा गांधी समझ रही थी स्थिति कभी भी अनियंत्रित हो सकती है, इसीलिए उन्होंने भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तान के विमान उड़ने पे पाबंदी लगा दी। अब क्या हुआ? पाकिस्तान वाले बांग्लादेश पहुंचे कैसे? सीधा सीधा चले जाते थे आराम से भारत के ऊपर ऊपर से। अब नहीं जा पाएंगे। अब जाने के लिए श्रीलंका होके घूम के जाना पड़ेगा, 3 गुना दूरी। ऐसा कोई विमान नहीं था इनके पास जिसमें तेल इतना भरा हो कि 3 गुना दूरी तय कर ली। तो इन्होंने क्या किया? श्रीलंका से बात कर ली। इनका विमान पाकिस्तान से उड़े, श्रीलंका जाए, तेल भराए, फिर उड़े, बांग्लादेश पहुंचे। इंदिरा गांधी ने कहा, अच्छा बेटा हमसे खेल। इंदिरा गांधी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका से इस बात पे हस्ताक्षर करवा लिए कि वो पाकिस्तान को तेल नहीं देगा। अब इनका पत्ता वहां से भी कट गया। अब इनके पास हवाई जहाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचने की कोई भी संभावना समाप्त हो गई। और ये बहुत बड़ी वजह बनी थी पाकिस्तान की 1971 के युद्ध में हार की। पाकिस्तान 1971 का युद्ध सिर्फ इसलिए हारा था क्योंकि बांग्लादेश तक हवाई साधन उनके पास पहुंचने का था ही नहीं। कोई विमान ही नहीं था जिसके जरिए वो बांग्लादेश के ऊपर पहुंच सके। और भारत के लिए वो बहुत आसान था, चुटकियों का खेल था। हम यूं पहुंचते थे, आधे घंटे में कलकत्ता के हवाई अड्डे से पहुंच जाते थे। अशरफ और हाशिम कुरैशी, उन दोनों लड़कों को इन लोगों ने जेल में डाल दिया था। चिंता मत करिए, जेल में डालने के बाद भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। जेनेवा कन्वेंशन था जनाब। जिस जेनेवा कन्वेंशन से हमने सजा भुगती थी, 93,000 कैदियों को छोड़ा था, उसी जेनेवा कन्वेंशन से ये भी तो बंधे थे। और ये भी बात काऊ को मालूम थी। और इसके बाद इन दोनों को पाकिस्तान से रिहा किया गया। और रॉ ने इन दोनों को वादा दिया था। वादा क्या दिया था? कि इन दोनों को ऑस्ट्रिया में बसाया जाएगा। और रॉ ने इन दोनों को ऑस्ट्रिया में बसाया। फिर बाद में ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि वाजपेयी जी के शासनकाल के दौरान ये दोनों कश्मीर में आके रहने लगे थे।